हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, ज़मर नईम की दिलचस्प घरेलू कहानी आंसुओं की बारिश में। तो चलिए सुनते हैं। रज़ा, कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़े के बिना एक पल नहीं रह सकती। उसके जज्बातियत से भरपूर लब और लहजे पर बालकनी के खुले दरवाजे से अंदर आते हवा के नम से झोंके ने टिटक कर उसे देखा और अगले ही पल बेताश हंसते हुए दरवाजे से सर टकराने लगा। मेरी अम्मा भी तो मेरे बगैर रहती हैं। सुभान अभी 1 साल का है और तुम्हारी तड़प का ये आलम है। मेरी माँ ने तो 26 साल तक मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। वो कैसे तड़पती होगी ना मेरी जुदाई में। रज़ा ने एक नज़र तंजिया कहका लगाती हवा को देखा और अगले ही पल फीकी मुस्कुराहट समेटे जैसे उसका लहजा भर्रा गया था। शायद अम्मी की याद आ गई थी। उसके सामने खड़ी उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा लेती ताजीम के तो जैसे तलवों से लगी और सर पर बुझी। आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो आपकी जुदाई में बेहाल हूँ। भला आपका और सुभान का क्या जोड़? कोई बात है कहने की? हाँ, उसका हलक तक खड़ा हो गया, जबकि नागवारी के उसके कहे गए एक एक लफ्ज़ में थी। इन 2 सालों में ये पहला मौका था जब बेसाख्ता शिकवा रज़ा के लबों पे से फिसला था, वरना तो वो खामोश ही रहता था और उसकी खामोशी को उसकी फितरत का खासा समझती रही। इस खामोशी के पीछे अम्मी से दूरी का मलाल छुपा हुआ था। यह इंकिशाफ ही उसे दहला देने के लिए काफ़ी था। मतलब जब सुभान दूध पीता बच्चा नहीं रहेगा तो तुम बखुशी से खुद से अलहदगी पर मजबूर कर दोगी। उसके खूबसूरत चेहरे के तने तने से नक़ूश और माथे पर पड़ी सिलवटों का गौर से जायज़ा लेते हुए रज़ा ने कहा लगाया तो सरासर तंज भरा था। अल्लाह ना करे। ताज़ीम बेसाख्ता दिल थाम कर रह गई। वो रज़ा को कोई सख्त जवाब देना चाहती थी, मगर न जाने क्या हुआ। तमाम अल्फाज जैसे एकदम अपना हाथ छुड़ाकर भाग गए थे और वो टुकुर टुकुर उसका चेहरा देखे गई जो खुद को खुली किताब में पूरी तरह मसरूफ़ कर चुका था। बालकनी के खुले दरवाजे से नज़र आते आसमान पर शमा की धुंध में नमूदार होते सितारे ने बेहद गौर से ताज़ीम और रज़ा के बीच फैली नामहसूस सी लाताल्लुक़ी का जायज़ा लिया और एक हैरानी भरी निगाह ताज़ीम पर डालकर बादल की ओट में छुप गया। उसी लम्हे कालबेल की आवाज़ ने उनके छोटे से फ्लैट की खामोश फ़ज़ा में शोर बर्पा किया था और ताज़ीम जैसे किसी ख्याल से चौंक गई। रज़ा किताब एक तरफ रख कर कालबेल की आवाज़ पर दरवाज़ा खोलने चला गया और वो बेसाख्ता उसके पीछे लपकी थी। बड़े भैया दरवाजे पर सुभान को रज़ा के सुपुर्द करके मुस्कुराते हुए चले गए। रज़ा सुभान को अपनी गोद में उठाए अंदर गया और उसे थमा दिया। सुभान खुशी से किलकारियाँ मारता हुआ हाथ में थामी चॉकलेट का रैपर खोलने पर उकसा रहा था। उसकी मासूम सी हरकत पर एक नज़र उसने बेताबी से सुभान को अपने सीने से लगा कर भींच लिया। यूँ लगा जैसे जलती रूह ठंडी हो गई हो। आँखों की सतह न जाने क्यों नम हो रही थी। उसने एक नज़र बेडरूम से में जाते रज़ा पर डाली और वहीं लॉन्ज में रखी चेयर पर बैठकर सुभान को खुद से लिपटा कर सिसकने लगी। रात का खाना उसी खामोशी में लाताल्लुक़ी से खाया गया जो शाम ही से उनके बीच आ ठहरी थी। रज़ा जानता था कि अब अगले चंद रोज़ उसे ताज़ीम का फूला हुआ मुँह देखना पड़ेगा और अगर इस कैफियत में उसने ताज़ीम से कोई बात करनी चाहिए तो लावे की तरह फूट पड़ेगी।
और फिर रोने धोने का सिलसिला पूरी रात के लिए हो जाता। अभी तो थकन और नींद से बुरा हाल हो रहा है। कल संडे है, सुबह शॉपिंग पर ले जाऊंगा, मूड खुद ही सही हो जाएगा। खाने से फारिग होने के बाद वो सुभान को कंधे से लगाकर सुलाते हुए बेडरूम में टहलते टहलते दिल ही दिल में इरादे बांधता रहा। रूटीन के काम निपटा कर वो कमरे में आई तो रज़ा और सुभान नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में नींद के मज़े लूट रहे थे। मुझे बेसुकून करके खुद कितने मज़े से सो रहे हैं। रज़ा को इत्मीनान से सोता हुआ देखकर उसे ख्वामख्वाह गुस्सा आने लगा। आज दोपहर भैया भाभी उनके यहाँ लंच पर इनवाइट थे। लंच बेहद खुशगवार माहौल में किया गया। बड़े भैया का 5 साल का इकलौता आफिफ सुभान से बेहद प्यार करता था। वापस जाते वक्त सुभान को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा। फुप्पो, ये मेरा भाई है, इसे मैं साथ ले जाऊंगा। बेटा, आप यहीं रह जाएं। नहीं, मैं सुभान तो अपने साथ लेते जाऊंगा। पापा भाई तो लेते तले ना। भाई हमारे अफीफ की तो जान सुमी में कैद है, भाभी खुश दिली से बोली थी। मामा, मैं सुभान के बिना दल नहीं दाऊंगा। वो जिद कर रहा था। ओके बेटा, सुभान को भी साथ ले चलते हैं। यार प्लीज़ इजाज़त दे दो, मेरा बेटा इतनी चाहत से इसरार कर रहा है। 1-2 घंटे तक मैं सुभान को तुम्हारे भैया के साथ भिजवा दूंगी। भाभी ने प्यार भरी मिन्नत की और यूं वो इनकार न कर सकी, क्योंकि सुभान उन लोगों से बेहद मानूस था। खुशी से अपनी टूटी फूटी ज़बान में मामा पापा बाय बाय कहता चला गया। अभी भैया को गए हुए 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि उसके दिल की बेकरारी आसमान पर पहुंच गई। रज़ा, इतना टाइम हो गया, सुभान अभी तक नहीं आया। भैया को कॉल करके मालूम करें। वो किचन का बखेटा समेटकर गीले हाथ दुपट्टे के पल्लू से साफ करती अंदर चली आई और कोई चौथी बार रज़ा से अपनी फिक्र बयान की। यार, अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। रज़ा किताब पढ़ने में मसरूफ़ था। उसी तरह मसरूफ़ से अंदाज में सर उठाए बगैर जवाब दिया। कैसे परेशान ना हूँ मैं माँ हूँ। आपके सीने में माँ का दिल नहीं है। आप क्या जाने एक माँ अपनी औलाद से कितना प्यार करती है। समझ सकता हूँ। किताब से नज़र उठाकर उस पर निगाह डालते हुए उस खोए खोए अंदाज में मुखातिब था। खाक समझते हैं, अभी तक एक फ़ोन तो किया नहीं है भैया को कि सुभान को वापस छोड़ जाएं। ताज़ीम पर झुंझलाहट सवार होने लगी। सुभान किसी गैर के यहाँ नहीं गया, अपने मामू के घर गया है और वहाँ नाखुश होकर रोता तो भैया ज़रूर उसे फ़ौरन वापस ड्रॉप कर जाते। बात उसके खुश नाखुश होने की नहीं, बात मेरे दिल की है। सुभान से चंद लम्हात की दूरी मेरे लिए बहुत तकलीफ दे बन गई है। औलाद तो माँ के कलेजे का टुकड़ा होती है। रज़ा, कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़े के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अपनी इस तकरीर का उस पर कोई असर न देखकर वो जल कर खाक हो गई। और फिर रज़ा ने अचानक वो कह दिया जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दोपहर का मंजर पूरी तरह याद आने पर और फिर से सुलगती किलसती तकिया ठीक करके करवट केवल लेट गई। आपकी अम्मी ने खुद हमें इस घर से बेदखल किया था। मैंने कोई गन पॉइंट पर वो सब नहीं करवाया था। उसने कुछ बड़बड़ाकर जले दिल के फफोले फोड़े और बेखबर सोए हुए रज़ा पर एक जल्दी निगाह डाली। उसी लम्हा उसके अंदर कोई बेसाख्ता हंसा था। शायद कमरे के अंदर कोई था जो कह पर कह लगा रहा था। वो एकदम बेहद सहम गई। खौफज़दा नज़रों से इधर उधर देखने लगी, मगर कमरे में हर तरफ सन्नाटा था। शुरू अप्रैल की रातों की हवा
खुशगवार झोंके बालकनी के खुले दरवाजे से अंदर आकर हर थोड़ी देर बाद कमरे में चकराने लगते, जिसकी बदौलत नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में डूबे कमरे की खामोश फजा में हल्की से सरसराहट, सर उठाकर घड़ी की सुइयों की टिक टिक से साथ मिलकर अजब सी पूरी सरारियत को जन्म देती। ताज़ीम बेसाख्ता अपने पहलू में सोए नन्हे सुभान से लिपट गई। नींद आज उसकी आंखों से रूठी हुई लग रही थी और अलग अलग सोचों और वसवसों से भरे जहन की कैफियत को वो समझने से कासिर थी या फिर समझना ही नहीं चाह रही थी। खुदा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे सुकून अता फरमा। आंखें मूंद कर दिल में खुद से शिकायतें करते न जाने कब उसकी आंख लग गई। वो किसी पुराने से घर के सहन में धुंधले अंधेरे में खड़ी किसी की सिसकियों की आवाज़ लगातार सुन रही थी। आवाज़ की तरफ धीरे धीरे कदम उठाती वो उस अंधेरी कोठरी में सिसकियाँ लेती औरत के सामने आ खड़ी हुई और रोने की वजह पूछने लगी। मेरी बहू और बेटा इस बुढ़ापे में मुझे तन्हा बेसहारा छोड़कर चले गए। बेहद गमज़दा हूँ मैं आज। बेहद गमज़दा आवाज़ में कहते हुए उस कमज़ोर सी औरत ने सर उठाकर उसे देखा और ताज़ीम ने हल्की सी रोशनी में जो उसका झुर्रियों ज़दा चेहरा बगौर देखा तो बेख्तियार उसकी चीख निकल गई, क्योंकि इस बूढ़ी औरत की शक्ल ताज़ीम से मिलती थी। ताज़ीम क्या हुआ? सोए हुए रज़ा ने हड़बड़ाकर उसे बेसाख्ता झिंझोड़ा तो एकदम वो ख्वाब से बेदार हुई और चौंक कर उठ बैठी। उसका पूरा जिस्म पसीने से सराबोर हो रहा था और सांसें तेज तेज चल रही थी। ताज़ीम, तुम ठीक तो हो? कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? रज़ा ने साइड टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी निकाल कर उसे थमाया और बमुश्किल नींद में डूबी आंखें झपक झपक कर फिक्रमंदी से उसे देखा। वो खामोशी से सर हिलाकर एक ही सांस में गटागट पूरा गिलास चढ़ा गई और गिलास उसे थमाकर चुपचाप उसकी तरफ से रुख मोड़ कर लेट गई। रज़ा ने उसे लेटते देखा तो खुद भी बिस्तर पर लेटकर जल्दी ही नींद की वादी में खो गया, जबकि ताज़ीम का दिमाग लगातार ख्वाब वाली बूढ़ी औरत में अटक गया था। आखिर कौन थी वो? उसे बेहद डर लगा। तुम, आवाज़ उसके अंदर से उभरी थी। नहीं, मेरा मुस्तकबिल ऐसा भयानक नहीं हो सकता। अल्लाह ना करे। वो महज एक ख्वाब था। शायद शाम में रज़ा के सुभान के बारे में कहे गए अल्फाज का ज़हनी रद्द-ए-अमल यानी रिएक्शन। वो खुद को मुतमईन करने को और जहन को झटक कर सोना चाहती थी, मगर उसके अंदर कोई फिर से कह लगाने लगा। अंदर के शोर से घबराकर उसने अपने कान बंद करने चाहे, मगर वो मनहूस हंसी की आवाज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एकदम उसे लगा कमरे की हर चीज़ आधी रात, आसमान, बालकनी के खुले दरवाजे से अंदर आते हवा के झोंके और दरो दीवार सब बेतहाशा हंस रहे हैं। तंज से भरपूर मजाक उड़ाती, कानों के पर्दे फाड़ती हुई हंसी। चुप हो जाओ, खुदा के लिए तुम सब चुप हो जाओ। वो बिस्तर पर लेटे लेटे जोर से चिल्ला उठी। क्या हुआ? किसी से लड़ रही हो? उसकी तेज बड़बड़ाहट रज़ा की नींद खराब कर रही थी, बल्कि अब के उसके चेहरे पर कुछ बेजारी थी। और तो और सोता हुआ सुभान भी हल्का सा कसपंसाने लगा। ताज़ीम ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक नज़र हर तरफ दौड़ाई, जहाँ हर चीज़ फिर से खामोशी के पर्दे में जा सोई थी।
वो नींद में कसमसाते सुभान को थपकने में लग गई और रजा मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाते हुए करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। सुभान जल्द ही पुरसुकून होकर गहरी नींद की आगोश में चला गया और वो सोचों के में घिरी बेबसी और परेशानी से रो पड़ी। ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मेरा दिल मुझ पर क्यों इतने मजाकी अंदाज में हंस रहा है? थक हार कर उसने तकिए पर सर पटका। मैं तुम्हारा दिल नहीं हूँ। अचानक उसके अंदर कोई बोला। तो फिर कौन हो? मेरी क्या खता है जो मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हो? मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें आगे की मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूँ। किसी ने सरगोशी की थी और ताजिम ने नासमझी की कैफियत में थक हार कर उसके सामने हथियार डाल दिए और फिर उसकी निगाहों के सामने अलग मंजर सर उठाने लगे। वो शुरू से ही खुदगर्ज और मगरूर थी, या यूं समझ लें कि खुदगर्जी दिखाना शुरू ही से उसकी फितरत का खासा रहा। हमेशा अपने बारे में सोचना, अपनी खुशी को दूसरों पर अव्वल रखना माँ बाप और भैया की लाडली। माँ बाप की मौत के बाद बड़े भाई ने उसे हथेली का छाला बना कर रखा, उसकी हर जायज़ नाजायज़ जिद पूरी की। और भाभी आई तो उन्होंने भी नाज नखरे उठाने और जी हुजूरी करने में कोई कसर न छोड़ी। शादी हुई तो चाहने वाला शौहर मिला। ससुर अरसा गुजरा रज़ा के बचपन में ही चल बसे, जबकि सास काफ़ी तेज़ थी, मगर सास नामी रिश्ते से तो उसे न जाने क्यों खुदा वास्ते का बैर था। और शादी के 2 माह में ही ताजिम को सास पूरी तरह से खटकने लगी। यही वजह थी कि दिन ब दिन उसका रवैया उनके साथ इंतहाई खुश्क और सर्द हो रहा था। शायद आप मुझे टाइम नहीं देते, ऑफिस से आकर अपनी माँ के घुटने से लग कर बैठे रहते हैं। उसकी इस बात पर रज़ा ने हैरत से उसका चेहरा देखा। पता है, फैमिली के साथ रहने में यही फ़ायदा है कि इंसान की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती, उसने सख्ती से कहा। अब के रज़ा ने हैरत और नागवारी के मिले जुले तासुरात लिए उसे घूरा था। उससे लफ्ज़ फैमिली पर शदीद एतराज़ था, मगर ताज़ीम को उसके एतराज़ की कतई परवाह न थी। रज़ा, हम अलग घर ले लेते हैं। यहाँ आप फैमिली के बीच मुझे ठीक तरह से टाइम नहीं दे पाते। वो ठिठकी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? पूरे घर पर सिर्फ तुम्हारा राज है। मेरी फैमिली में अम्मी के अलावा और है ही कौन? महज अम्मी को तुम फैमिली का नाम दे रही हो। रज़ा का मूड बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। मैं समझता था कि बिन माँ की बेटी है, यकीनन मेरी माँ को सगी माँ का दर्जा दोगी। मुझे अफसोस है कि मैं गलत था। हाँ, तो सास कभी माँ का दर्जा नहीं ले सकती। ताजिम को अपने कहे किसी लफ्ज़ पर भी शर्मिंदगी नहीं हुई। मैं अपनी माँ का अकेला सहारा हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ सकता। ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो तो तुम्हारे हक में अच्छा होगा। इस कदर कड़वे लहजे में वो कहता हुआ बाहर निकल गया। बेहिस कठोर संगदिल बीवी के आंसुओं का भी कोई असर नहीं होता। माँ की पढ़ाई गई पट्टियाँ रंग दिखा रही हैं। वो रोते हुए सोचने लगी और कतई फरामोश कर गई कि वो रज़ा को अम्मी के पास टिकने ही कब देती जो बेचारी कोई पट्टी पढ़ाती। इधर रज़ा ने घर में दाखिल होकर अम्मी के सहन में बिछे तख्त के पास झुककर उन्हें सलाम किया। उधर वह किसी न किसी बहाने से रज़ा को अंदर बुलवा लिया करती। बेटा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? अगले दिन उसका सूता हुआ चेहरा देखकर अम्मी ने फिक्रमंदी से उसका माथा छुआ। ज़्यादा फिक्रमंदी का ढोंग रचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह बदतमीजी व बदलिहाजी से उनका हाथ झटक कर अपने कमरे में घुस गई। देखो ताजिम, मैं कैसे इतना गिर जाऊं
कि अम्मी को उनके सामने घर से बेदखल कर दूं? क्या माएँ इसी दिन के लिए खुदा से बेटे मांगती हैं कि उनके बुढ़ापे में सहारा बनने की बजाय उन्हें तन्हा और बेसहारा छोड़ दें? अगले ही दिन तक जब वो मुंह फुलाए फिरती रही तो रज़ा ने तंग आकर उसे समझाने की कोशिश की। हाय अल्लाह, तौबा तौबा रज़ा, आप मुझे इतना घटिया समझते हैं कि मैं अम्मी को इस घर से बेदखल करना चाहूँगी? ताजिम ने बेसाख्त अपने दोनों गाल पीट डाले, जबकि रज़ा ने एकदम खुशफहमी के हिसार में गिर कर उसे देखा था, मगर उसके अगले जुमले ने रज़ा के अंदर सर उठाती खुशफहमी का गला घुट डाला। अरे, हम खुद कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, अम्मी को ये घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, मज़े से बोली। ताजिम, कान इधर से पकड़ो या उधर से, एक ही बात है। रज़ा ने अफसोस भरी निगाहों से उसे एक बार फिर देखा। अरे, हम खुद कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, अम्मी को यह घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, वो मज़े से बोली। ताजिम, कान इधर से पकड़ो या उधर से, एक ही बात है। रज़ा ने अफसोस भरी निगाहों से उसे एक बार फिर देखा, जिसका ताजिम ने बिल्कुल असर नहीं किया। देखिए, हम कोई फ्लैट किराए पर ले लेते हैं, इधर अम्मी ऊपर का पोर्शन किराए पर देंगी तो उनका दिल भी बहल जाएगा, और जो किराया आएगा वही उठाकर हम अपना किराया दे दिया करेंगे। रज़ा की खामोशी को उसकी रजामंदी समझकर ताजिम ने अपने इरादे से उसे आगाह किया और दाद तलब नज़रों से उसे देखा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा? मैं मरकर भी ऐसा नहीं सोच सकता, और तुम भी इस फजूल सोचों को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। बेहद गज़बनाक अंदाज में गुर्रा कर अपनी बात पूरी करते हुए रज़ा करवट बदल कर सोने की कोशिश में लग गया, जबकि कमरे की खामोश फ़ज़ा में ताज़ीम की मध्यम मध्यम सिसकियों की आवाज़ उसकी नींद ख़राब करती रही, मगर वो सारी रात कान लपेटे पड़ा रहा। वो कभी ऑफिस से लौटता था वो अभी ऑफिस से लौटा था। टाई की नॉट ढीली करते हुए सलाम किया और वहीं तख्त पर अम्मी की गोद में सर रखकर लेट गया। वो धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां चला रही थीं। कितना सुकून था इस गोद में। वो कहती हैं कि उसके दिमाग में एक सोच की कड़वाहट उभरी जो उसके हलक तक फैलती चली गई। बेटा, ताज़ीम की बात मान लो। अम्मी जैसे उसकी हर सोच बखूबी पड़ रही थी। हैरत के शदीद झटके की बदौलत उठा। कौन सी बात? बमुश्किल अपनी हकलाहट पर काबू पाते हुए चौंक कर देखा। वही जो तुम समझते हो। वो अपने मुतमईन व ठहरे हुए अंदाज में मुखातिब थी। अम्मी, अम्मी, या आप क्या कह रही हैं? ताज़ीम ने कुछ कहा क्या? वो एकदम बेहद परेशान और बेचैन नजर आने लगा। नहीं बेटा, कुछ बातें कही नहीं जाती, खुद समझी जाती हैं। उनके लहजे में गहरा समंदर समेट आया था। अब वो उसे क्या बताती कि उसके कमरे की खिड़की से उनके तख्त तक आने वाली आवाज़ें हरगिज़ भी धीमी नहीं होती, या फिर वो कि जब उन्हें भूख लगती है तो वो अपनी रोटी खुद पका कर खाती हैं, क्योंकि ताज़ीम अपनी और रज़ा के लिए रोटी पकाकर उन्हें कोरा सा जवाब टिकाती हैं, अपने कमरे में चली जाती है। या फिर ये कहती हैं कि उनके दिल के दिए ताज़ीम की आँखों से झलकती नफ़रत बोझ की सूरत अख्तियार कर चुकी है। वो और सहने की ताब नहीं रख पाती।
کہتی تو کیا کہ اپنے کسی فالتو سے وجود کی خاطر اپنے بیٹے کا گھر اجڑتے بکھرتے دیکھنا کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ رضا پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ امی کی آنکھوں سے جھلکتے درد کی شدت اسے اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ امی، آپ کی شان میں مجھ سے کوئی غلطی یا بھول ہو گئی ہو تو خدا را مجھے معاف کر دیجیے امی۔ آپ میرے لیے سکون کا سر چشمہ ہیں، آپ کی دعائیں میرے لیے گھنا سایہ ہیں، آپ میری جنت ہیں امی، مجھے جنت سے بے دخل نہ کیجیے۔ امی کچھ تو کہیے، مجھے میری خطاؤں پر مار لیجیے مگر یوں خاموش مت رہیے امی۔ ان کے بوڑھے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگائے وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اسی پل امی کے ساکت تن میں ہلچل ہوئی اور ان کا کانپتا ہاتھ اس کے بالوں میں آ ٹھہرا۔ بیٹا، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ جب پنچھی اڑنا سیکھ جائیں تو اسے ایک دن گھونسلہ چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ رضا کے سامنے وہ بہت صبر سے کام لے رہی تھی، ورنہ چھوٹے سے آنگن کے در و دیوار گواہ تھے کہ یہ کٹھن فیصلہ انہوں نے کتنے تکلیف کے بعد لیا ہے۔ نہیں امی، مجھے اڑنا نہیں آتا، مجھے گھونسلے سے بے دخل مت کیجیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اڑ سکتا ہوں تو خدا کے لیے میرے پر کاٹ دیجیے مگر مجھے خود سے دور مت کیجیے۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ پاؤں گا امی۔ ان کا جھریوں سے بھرا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامے وہ روح کی گہرائیوں سمیت بولا تھا۔ اپریل کے شروع دنوں کی شام نے بے اختیار جھرجھری سی لی اور آسمان پر منڈلاتے بادلوں کے دامن میں چھپنے کی کوشش میں مگن ہو گئی۔ میرے بچے، اب تم شادی شدہ ہو، تمہاری اپنی ایک زندگی ہے، میرے پیچھے تم اپنے تعلقات مت خراب کرو۔ ضبط کرتے کرتے بھی ان کی آنکھیں چھلک ہی گئیں مگر بھلا ہو بہار کے بادلوں کا ایک دم ٹوٹ کر برسے اور ان کے آنسوؤں کا بھرم رکھ لیا۔ نہیں امی، میں اسے چھوڑ دوں گا مگر آپ کو نہیں۔ وہ بزید تھا اور اچانک ایک فیصلہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک دم بڑی زور سے بجلی چمکی اور بادل گرجنے لگے۔ رضا، امی کے لہجے میں بجلیوں کی لپک تھی، تم میرا مرا منہ دیکھو گے اگر تم نے اسے چھوڑا۔ جاؤ، مجھے کہتی ہے مان لو اور اس کے ساتھ خوش رہو، یہ میرا حکم ہے، تمہاری ماں کا حکم سنا تم نے؟ امی، رضا صدمے کی کیفیت میں ایک ٹک انہیں دیکھتا رہ گیا جبکہ بارش کے آنسو تیزی سے امی اور رضا کو بھگوتے چلے گئے اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے کان لگائے باہر دونوں کی بات چیت پر تعظیم کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ چل البیلے پنچھی تیرا دور ٹھکانہ ہے۔ جاتی بہاروں کی ایک شام جب سب پنچھی آسمان پر تیزی سے اپنے آشیانے کی طرف بڑھ رہے تھے، اس سمے رضا کے سنگ امی سے رخصت لیتے ہوئے تعظیم کا دل بھولا بسرا نغمہ گنگنا رہا تھا۔ فلیٹ میں شفٹ ہوئے انہیں 2 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا تھا جو کہ رضا کو بہت لمبا لگتا تھا۔ ان 2 سالوں میں امی ایک بار بھی ان کے ہاں نہیں آئیں، حد کی سبحان کی پیدائش پر بھی نہیں۔ ہاں، انہوں نے کافی سامان رضا کے ہاتھوں بھیج دیا۔ ہاں، رضا تو روز آفس سے آتے وقت امی سے ملتے ہوئے آتا، تعظیم کو وہ ٹائم کا بتا کر مطمئن رکھتا تھا۔ امی، آپ ہر بار طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آپ ہمارے گھر ہی نہیں آنا چاہتی۔
हर संडे की शाम वो सुबहान और ताज़ीम के साथ अम्मी के यहाँ गुजारता और हर बार की तरह अपना शिकवा करता। मैं बस चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहें। ताज़ीम बेटा, तुम खुश तो हो ना? रज़ा से कोई शिकायत है तो बताओ, मैं उसके कान खींचूंगी। वो सुबहान के साथ मगन से अंदाज में खेलते हुए जवाब देती और कभी अचानक किसी अनजाने से अंदेशे के तहत ताज़ीम से मुखातिब होती। उनकी बात पर वो कुछ बेजारी से मुस्कुरा कर कह जाती, वो लंबी रात अपने साथ ऐसे लम्हात लेकर आई थी जिसने एक के बाद एक उस पर अपनी लर्जिशों के दरवाजे खोल दिए थे। एक मुद्दत के बाद सोया हुआ ज़मीर अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ था और ज़मीर के आईने में उसे अपना आप बेहद भयानक नज़र आ रहा था। नाश्ते की टेबल पर रूठी हुई बेगम के रूटीन के अंदाज ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया और उसकी नाकाबिल यकीन बात पर तो रज़ा पराठे का निवाला मुंह तक ले जाना भूल कर उसे देखने लगा। क्या कहा तुमने? उसे अपने कानों पर शक हुआ था। वही जो आपने सुना, मगर मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि जो सुना वो सही है या मुझे कोई गलत फहमी हुई है। उसकी बात पर ताज़ीम को गहरी शर्मिंदगी ने अपने हिसार में जकड़ लिया। रज़ा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मुझे मालूम है देर हुई है, मगर इतनी नहीं कि वापस पलटने में दुश्वारी हो। रज़ा की गहरी संजीदगी पर वो सुबहान को नाश्ता करवाना भूलकर शर्मिंदगी के शदीद एहसास तले दबी दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ कर लब कुचलने लगी। तुम मजाक कर रही हो ना? रज़ा बेहद मशकूक अंदाज में उसके सूते हुए चेहरे पर शर्मिंदगी की गहरी छाप को देखते हुए बोला। रज़ा, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे कल शाम अपनी कही गई बात से अपनी गलतियों का एहसास हो गया। चलो खूब, अपनी अलग दुनिया बसाने के 2 साल बाद आपको यह एहसास हुआ है, और वो भी इतनी सादा सी बात से। रज़ा ने अब उसे मजाकिया अंदाज में उसे बेयकीनी से देखा। उसे अपनी बीवी पर यकीन ही नहीं आ रहा था। हाँ रज़ा, मुझे एतराफ़ है कि बाज़ औक़ात एक सादा सी बात, एक लम्हा इंसान को बदल कर रख देता है, और आने वाले उस लम्हे ने मेरे दिल की दुनिया में इनक़िलाब बर्पा कर दिया है। रज़ा उसे देखने लगा। उसे ताज़ीम से इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। रज़ा, गुज़िरी रात सोए हुए सुबहान को देखकर मुझे ख्याल आया कि जैसे मैंने अम्मी से उनके जिगर के टुकड़े को जुदा किया, कल को मेरी बहू सुबहान को आंसुओं की बारिश ने उसे जुमला अधूरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो हाथों से चेहरा छुपाए सिसक उठी, जबकि रज़ा ने खुशी में से जगमगाता चेहरा लिए उसके आसपास अपनी बाहों का घेरा डाल दिया था। जाती बहारों की अलविदाई शाम बेहद खुशहाली लिए हुई थी। छोटे से आंगन में तख्त पर बैठी हुई अम्मी मोहल्ले के बच्चों को सिफारा पढ़ाने में मशगूल थीं। जब सुबहान के साथ रज़ा और ताज़ीम ने खुले दरवाजे के अंदर कदम रखा, अम्मी तो उन तीनों को देखकर खिल सी गई। खुदारा, मेरे घर के भाग खुल गए। आज तो तुम लोग रहने के इरादे से आए हो। रज़ा को भारी भरकम बैग उठाए देखकर उन्होंने अंदाज़ा लगाया, जबकि खुशी उनके अंग अंग से फूट रही थी। छोटे से आंगन में एकदम हलचल सी मच गई। अम्मी ने बच्चों को फौरन छुट्टी दे दी थी। अम्मी, हम हमेशा हमेशा के लिए लौट आए हैं। ताज़ीम ने खुशी खुशी ये खबर सुनाई।
अम्मी एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। उन्होंने हैरत से रज़ा की तरफ निगाह डाली। उसके हाँ में सिर हिलाने पर अम्मी की आंखों में चमकती नमी ने ताज़ीम को शर्मिंदगी के गहरे गड्ढे में धकेल दिया। अम्मी, अम्मी, मैं बुरी हूँ, मुझे माफ़ कर दे। आप तो बहुत आला ज़र्फ़ औरत है। कोई सगी माँ भी अपनी औलाद की गुस्ताखियाँ माफ़ नहीं करती है। आपने तो उससे भी ज़्यादा ज़ब्त किया है। अम्मी, आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी बेटी। मेरे नादानियों पर मुझे डांटे, मुझे मारे, मुझे पीटे। वो साखी से खड़ी अम्मी के हाथ थामे शर्मिंदगी से कहने लगी। आंखों से बहते सच्चे मोती उसके लहजे की सच्चाइयों के पैगंबर थे और अम्मी खुशी से रो पड़ी थी। तू मेरी बहुत अच्छी बेटी है। उन्होंने उसके माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। अम्मी, अब मेरे सीने में भी एक माँ का दिल धड़कता है। मैं आपकी कैफियत जानती हूँ, इसलिए लौट आई हूँ। आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? पागल है तू? मतलब कोई माँ भी अपनी बेटी से नाराज़ हो सकती है? उसे खुद से अलग करके अम्मी ने अपने बूढ़े हाथों के पोरों से उसके आंसू चुन लिया और वो दिल से अम्मी की अजमत की कायल हो गई। अम्मी, इसकी ज़रा अच्छी तरह खबर लीजिए। रज़ा ने मजाक में उन्हें भड़काने की कोशिश की। चल हट। उसके लहजे की मासूम सी शरारत पर अम्मी ने उसे परे धकेल कर फिर से ताज़ीम को गले से लगा लिया। चलो भाई, यहाँ तो सास बहू की मोहब्बत ही खत्म नहीं हो रही। बेटा, तेरा और मेरा पत्ता कट गया। रज़ा मस्खरेपन से सुभान से खेलता हुआ तख्त पर लुढ़क गया और सुभान खिलखिला कर हंसने लगा। जलने की बू आ रही है ना? ताज़ीम ने भरपूर शरारत से अम्मी की तरफ निगाह डालकर रज़ा की तरफ इशारा किया। अम्मी बेसाख्ता मुस्कुराने लगी। रज़ा की आंखों में पहली बार ताज़ीम के लिए फ़ख्र था और अब लब बेसाख्ता मुस्कुराए थे और इस लम्हे ताज़ीम के अंदर इत्मीनान और सुकून का एक ऐसा एहसास जागा जिसके ज़ेर असर एक शफ़ाफ बेदाग हंसी का नगमा उसके होठों पर बिखर गया। दूसरों की खुशी में हमारी खुशी का राज पोशीदा होता है। उसने इस राज को भी आज पा लिया था और बहारों की अलविदाई शाम मुस्कुराती हुई उनके बीच हमेशा के लिए ठहर सी गई थी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। कहानी कैसी लगी? देखिए दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी आंसुओं की बारिश में। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।